अस्सलाम वालेकुम जी। लेक्चर 93 स्टार्ट करते हैं। भाई बातें बंद कर दें। दूसरा माइक किधर है यार? दूसरा माइक नहीं पड़ा हो? अच्छा जी, लेक्चर 93 स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसका रवाज पाकिस्तान में कोई नहीं है लेकिन स्टैंडर्ड में मौजूद है, और वो है पार्टली पेड शेयर्स का। यानी मिसाल के तौर पे आपने शेयर्स इशू कर दिए और सारे के सारे पैसे रिसीव नहीं किए, ठीक है, लेकिन शेयर्स इशू कर दिए। तो ऐसा रवाज पाकिस्तान के अंदर नहीं है लेकिन स्टैंडर्ड में ये मौजूद है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे आपने शेयर्स इशू किए 1000 रुपये के, ठीक है। आपने उसमें से 60 रुपये रिसीव कर लिए, 600 रुपये रिसीव कर लिए, 400 रुपये रिसीव नहीं किए। तो फिर ईपीएससी कैलकुलेशन में इसका क्या असर होगा? सोच के वैसे ही बता दें, नहीं पढ़ाया हुआ। आप ऐसे ही समझेंगे जैसे आपने 600 रुपये के शेयर इशू किए, 400 के इशू किए ही नहीं। बात समझे हो? ठीक है। यानी कि आपने जो पैसे रिसीव नहीं किए उनको आपने ईपीएससी कैलकुलेशन में लेना ही नहीं है, ठीक है। ज़रा पढ़ के देखें इसको, पेज 462 पे, पार्टली पेड शेयर्स। जी पहुंच गए सब? नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन नंबर ऑफ फुली पेड शेयर्स। ये इंपॉर्टेंट बात है। क्या जी? जो ऑर्डिनरी शेयर्स नंबर ऑफ, देखें ईपीएस है किसकी रेशो? ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स की। हम पैट लेते हैं जिसमें से प्रेफरेंस वालों का डिविडेंड भी माइनस कर देते हैं। जो प्रॉफिट बचता है आफ्टर टैक्स वो सिर्फ एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स होता है, और फिर डिवाइड करते हैं जो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स है वो भी सिर्फ ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं, ठीक है। तो यूनी की बात कर रहा है, वही कह रहा है कि नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन नंबर ऑफ फुली पेड शेयर्स, नंबर ऑफ फुली पेड शेयर्स। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप, मैंने जैसे मिसाल दी, अगर आपने 1000 रुपये के शेयर्स इशू किए लेकिन वो पार्टली पेड थे, 1000 रुपये के शेयर्स में से आपको 600 रिसीव हुआ था अभी, बाकी रिसीव नहीं हुआ था, तो आप यूँ ही समझोगे जैसे आपने 600 के शेयर इशू किए, 400 के इशू किए ही नहीं, ठीक है। ये बात ये ऐसी लिखी हुई है। इन ऑर्डर टू डू दिस पार्टली पेड शेयर्स आर इंक्लूडेड एज एन इक्वलेंट नंबर ऑफ फुली पेड शेयर्स टू द एक्सटेंट दे आर एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट। अच्छा चलें, ये ज़रा मुश्किल से अंग्रेजी लिख। उन्होंने कहा कि जी जितना डिविडेंड के अंदर उनकी पार्टिसिपेशन है उतनी ही उनकी जो है वो हम उतना ही उनको ईपीएससी कैलकुलेशन में ले लेंगे। बहरहाल सादा बात ये है कि फ़िलहाल ये सेम ही होगा। ज़रा एक क्वेश्चन नंबर 36 पढ़ के देखें। पढ़ के नहीं देखें बल्कि करके देखें, सोल्यूशन छुपा लें। क्वेश्चन आप कीजिए, 1 मिनट दीजिए मुझे। नहीं चलता रहे।
जी देखिए जी, वो कह रहे हैं जी अ कंपनी हैज़ फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 दिसंबर ऑन यकम जनवरी ईयर 1 देयर वर 6 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स। कितने जी हैं? 600। आई कहता है 1 मिलियन ऑफ दीज शेयर्स, 1 मिलियन ऑफ दीज शेयर्स, इनके अंदर से 1 मिलियन रुपए के जो शेयर्स हैं, ठीक है, वो पार्टली पेड हैं। 1 मिलियन शेयर्स, सॉरी, नंबर ऑफ शेयर्स गिवन है, ठीक है, वो क्या है जी? पार्टली पेड है। अब स्टार्ट ऑफ द ईयर ही हमारे पास 6 मिलियन ऐसे शेयर्स पड़े हैं जिनमें से 1 मिलियन पार्टली पेड है। कितने पार्टली पेड हैं जी? तो इसका मतलब 25% पेड नहीं है। आप 1 मिलियन का 25% बनता कितना है? 25% कितना जी? 250,000। अब ये शेयर्स समझे कि हमारे हैं ही नहीं, ठीक है, 250,000 शेयर्स हमारे हैं ही नहीं। चलें जी, किस दिन जी? यकम जनवरी ईयर 1 है। ईयर 1 लिखने की भी क्या ज़रूरत है, यकम जनवरी लिख दें बस, ठीक है। यकम जनवरी, और ओपनिंग बैलेंस क्या है जी? 6 मिलियन टोटल शेयर्स हैं, माइनस 250,000, कितने आगे टोटल शेयर्स? 57,000, ठीक है जी। अब इसी साल में अगर वो कुछ भी अगर इस साल के अंदर पे ना होता बाकी भी, तो हम उसको पार्ट ली, यानी हमने इनको इस दिन खड़े होकर क्या कहा? 2.5 लाख के शेयर समझो हैं, 2.5 लाख शेयर समझो हैं ही नहीं हमारे पास, क्योंकि इनके अभी पैसे नहीं आए। तो समझ आ रही है? सादा सी बात थी, ये तो सिर्फ पढ़ानी थी, मैंने कहा चलो सवाल भी कर लेते हैं, ये सिर्फ पढ़ानी थी, आप घर पे कर लेते इसको, बहरहाल ठीक है जी। उसके बाद क्या हुआ भाई? वो कहते हैं जी यकम अप्रैल को रिमेनिंग अमाउंट 25% जो है वो रिसीव हो गई, ठीक है जी। अब यकम अप्रैल से फिर यही समझेंगे कि अब ये शेयर्स भी हमारे पास इन इशू हैं, तो यकम अप्रैल से ही हम समझ रहे हैं कि फिर ये शेयर्स हमने नए इशू किए, ठीक है। तो 1 अप्रैल को आपने रिसीव्ड जब किए कैश, ठीक है, तो आप क्या करेंगे जी? 250,000 शेयर्स ऐड कर देंगे, ठीक है। लेकिन अब इसको टोटल करने से पहले यहाँ पे क्या करेंगे? जनवरी फरवरी मार्च 3/12 फ्रैक्शन लगा देंगे। टोटल क्या आ गया? पूरा 6 मिलियन हो गया। ये पूरा 6 मिलियन 9/12 हो जाएगा। नंबर ऑफ शेयर्स वेटेड एवरेज कितने आ गए? 14,500 और टोटल 37,500, ठीक है जी। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आ गए। अब हमारे पास अर्निंग्स कितनी गिवन है जी? 24,750,000 24,750,000 डिवाइडेड बाय 59,37,500 जी, कितना आ गया? ठीक है जी, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, इसको ज़हन में रख लें। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने शेयर्स की इशुएंस डेट तब लेनी है जब उनके पैसे रिसीवेबल हो जाए, ठीक है ना। चल, अच्छा, कुछ एक पॉइंट्स लिख लेने चाहिए वैसे हमें, तो आप अपने पास लिख लें कि हमने देखें वेटेड एवरेज नंबर ऑफ़ शेयर्स जब हम निकालते हैं तो उसमें आपको पता है इस डेट की बहुत अहमियत है। अगर ये डेट हमें पता होगी तभी हम ये फ्रैक्शन लगा सकते हैं ना जी। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ़ शेयर्स निकालने के लिए हमें ये डेट बहुत ज़रूरी है। अब मैंने एक आध सवाल के अंदर ये भी आपको प्रैक्टिस में दिखाया था बेसिक ईपीएस करते हुए कि हमने शेयर्स, बोनस शेयर्स को उन्होंने कहा था जी अनाउंस कर रहे हैं फलां डेट को, ठीक है, एंटाइटलमेंट डेट जो है वो कोई और है, ठीक है। ऐसे ही चलें, अभी डाइल्यूटेड वाली तरफ नहीं जाते, तो कुछ एक चीज़ें जो हैं उनको लिख लें आप अपने पास, लिखें ज़रा, एडिंग बना लें।
हेडिंग अब क्या बनाएं, डेट ऑफ लिखें, डेट टू बी यूज्ड, यूँ लिखें, डेट टू बी यूज्ड इन वेटेड एवरेज शेयर्स कैलकुलेशन, डेट टू बी यूज्ड इन वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेशन। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 लिखें, ऑर्डिनरी शेयर्स issued for cash are recorded on the date, ordinary shares issued for cash, simple जो सबसे पहले थे, are recorded on the date when cash is received। ठीक है, ये आज वाला पॉइंट पढ़ लिया तो इससे ये भी पता लग गया कि जब तक पैसे रिसीव नहीं हुए थे हमने उनको लिया नहीं था। सेकंड लिखें जी, बोनस इशू, पता है बोनस डिविडेंड, ठीक है, उसके बारे में लिखें, बोनस इशू या बोनस शेयर्स या बोनस डिविडेंड जो मर्जी लिख लें, बल्कि यूँ लिखें जैसे ऊपर वाला जुमला लिखा होता है ऐसे लिखें, ऑर्डिनरी शेयर्स इशूड as bonus dividend, ordinary shares issued as bonus dividend या bonus shares, ordinary shares issued as bonus shares are recorded on the date when these shares are issued, when these shares are issued, ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप एंटाइटलमेंट डेट। ठीक है ना, जी एंटाइटलमेंट डेट। अच्छा, कभी ऐसा भी हो सकता है, वैसे ये बातें एक्स्ट्रा ही हैं, लेकिन चलो थोड़ी सी डाइल्यूटेड की बात आज करके उसके बाद फिर कल डाइल्यूटेड कंक्लूड करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा कभी कभी ऐसा भी होता है कि मिसाल के तौर पे हमने बैंक का लोन देना था या किसी क्रेडिटर के पैसे देने थे, ठीक है, हमने उसे कहा यार हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे शेयर्स ले लो, हमारे पास पैसे नहीं है, हमसे शेयर्स ले लो। अब जिस दिन हमने उसको शेयर्स इशू करने हैं उस दिन हमारी वो लायबिलिटी तो नहीं रहनी, ठीक है, तो जब लायबिलिटी को सेटल किया हमने तो लायबिलिटी हो गई डेबिट 0 और शेयर्स नए इशू कर दिए उसको तो शेयर कैपिटल हो गया क्रेडिट। ऐसे ही होगा ना। अब ये वाले जो शेयर्स हमने इशू किए हैं, ठीक है, इनकी डेट वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए कौन सी हम यूज़ करेंगे, जिस दिन सेटलमेंट हो रही है उस लायबिलिटी की। तो लिख लो, तीसरा पॉइंट लिखो, शेयर्स इशूड, ऑर्डिनरी शेयर्स इशूड, उसी तरह का जुमला बनाया ना, ऑर्डिनरी शेयर्स इशूड फॉर सेटलमेंट ऑफ अ लायबिलिटी आर रिकॉर्डेड ऑन द डेट, ऑर्डिनरी शेयर्स इशूड फॉर सेटलमेंट ऑफ अ लायबिलिटी, लायबिलिटी में लॉन्ग बैंक लोन भी आ सकता है, क्रेडिटर भी आ सकता है, लायबिलिटी, ठीक है ना। ऑर्डिनरी शेयर्स इशूड फॉर सेटलमेंट ऑफ अ लायबिलिटी are recorded from the date on which liability is settled, यानी settlement date are recorded from the date on which liability is settled। हो सकता है ना, लिख ले पहले, on which liability is settled यानी settlement date। हो सकता है ना कि वो 2-3 डेट्स दे दे ऐसे कि जी हमने डिसीजन कर लिया है कि जी हम ये शेयर्स आपको इशू करेंगे, एक डेट वो दे दे और फिर कहे कि हमने फिर इस दिन शेयर्स इशू करके लायबिलिटी को सेटल कर दिया है। तो हमने कौन सी डेट लेनी होगी, जिस दिन लायबिलिटी सेटल हो रही है। ऐसे ही कभी कभी ऐसा भी होता है, कैश फ्लो के सवाल में आपकी नज़र से गुजरी हो शायद एडजस्टमेंट, वैसे ये हैं फाइनल की चीज़ें, ठीक है ना जी, IFRS 2 और इस तरह से IFRS 9 कुछ इधर भी पड़ा हुआ है FR 2 के अंदर, लेकिन फिर भी
असल में तो अब जो हम डायल्यूटेड ईपीएस पढ़ने जा रहे हैं ना, बेसिकली वो भी यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। बेसिक ईपीएस इनफ है इस लेवल के ऊपर, डायल्यूटेड ईपीएस होना नहीं चाहिए था, लेकिन ज़ाहिर है अब इंक्लूडेड है तो पढ़ेंगे जितना हो सका, ठीक है ना। तो इसी तरह से ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ज़रा एडिशनल समझ लें, लेकिन एहतियात के दर्जे में कहते हुए डिस्कस कर ली जाती है, ठीक है ना। अच्छा, आपने कैश फ्लो के सवाल के अंदर एक एडजस्टमेंट देखी थी, गालिबन टैक्सला वाला सवाल था, आखिरी सवाल, जिसके अंदर उसने लिखा हुआ था कि हमने एक एसेट ख़रीदा है, उसकी फेयर वैल्यू इतनी है, उसके बदले में हमने शेयर्स इशू करनी है। शेयर्स इशू हो रहे हैं, नहीं हो रहे, ठीक है, तो शेयर्स तो बढ़ रहे हैं, ओके। तो अगर आपके शेयर्स इशू हुए हैं इन कंसिडरेशन फॉर एक्विजिशन ऑफ फिक्स एसेट, तो उसकी डेट भी कोई तो लेनी पड़ेगी ना हमें, उसमें भी डिफरेंट डेट्स हो सकती हैं, ठीक है, तो उसके बारे में भी लिख लें। ऑर्डिनरी शेयर्स इशूड, ordinary shares issued for acquisition of assets जाहिर है कैश के अलावा की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। कैश वाले सबसे पहले ले लिए थे ना, ऑर्डिनरी शेयर्स इशूड फॉर कैश, वो तो अलग हो गया ना, कैश आता है और शेयर्स गए, यहाँ पे फिक्स एसेट आ रहा होगा, कोई एसेट आ रहा होगा और शेयर्स जा रहे होंगे, ये उसकी बात हो रही है, ठीक है। ऑर्डिनरी शेयर्स इशूड फॉर एक्विजिशन ऑफ एसेट्स आर रिकॉर्डेड on the date are recorded from the date, पहले लिख रहे थे, हाँ वैसे ही लिखे, बिल्कुल जुमला सेम ही रखे ताकि बस थोड़ा सा फर्क। are recorded from the date on which the asset is recorded, on which the asset is recorded. Ordinary shares issued for acquisition of an asset are recorded from the date on which asset is रिकॉर्डेड, ब्रैकेट में लिख लें डेबिट, एसेट जब डेबिट करोगे, डेबिटेड, जिस दिन एसेट रिकॉर्ड किया उसी दिन फिर शेयर्स भी आपने रिकॉर्ड करने, यानी उससे ऑनवर्ड्स, यानी कि इसके अलावा कोई डेट अगर दे दे कंफ्यूज करने के लिए तो उससे परेशान नहीं हो जाना, ठीक है जी। सर्विसेज रेंडर करके भी हम कभी दे सकते हैं शेयर्स, सर्विसेज किसी ने दी, ठीक है जी, बिजली का बिल, वापडा ने बिजली प्रोवाइड की, हमने कहा बिल नहीं है हमारे पास, शेयर्स ले लो, मिसाल दे रहा हूँ, तो सर्विसेज कोई दे हमें, ठीक है, एम्प्लॉय ने सर्विसेज दी, तनख्वाह नहीं दी, शेयर्स दे दो, मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है, तो वो भी चले, उसको भी अलग से लिखना, लिख लें। ऑर्डिनरी शेयर्स इशूड, काफ़ी हो गया वैसे, लेकिन चलो लिख लो एक और जी, 5वां लिख लो। ऑर्डिनरी शेयर्स इशूड फॉर सर्विसेज रेंडर्ड to the entity, ordinary shares issued for services rendered to the entity, जाहिर है हमें सर्विसेज रेंडर होंगी तो हम शेयर्स इशू कर रहे होंगे ना। ऑर्डिनरी शेयर्स इशूड for services rendered to the entity are recorded from the date, when services are rendered। सादा सी बात है, जिस दिन आप वो सर्विस रेंडर हुई तो आपने एक्सपेंस रिकॉर्ड करना था, ठीक है, तो जिस दिन वो एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे उस दिन कैश की बजाय शेयर कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, उस दिन से आपने वो डेट लेंगे, ठीक है ना जी। यानी जिस दिन आप एक्सपेंस रिकॉर्ड करने के काबिल हो गए, जिस दिन आपने एक्सपेंस की एंट्री करनी है, उस दिन आप फिर शेयर्स इशू कर देंगे। अगर दिसंबर की सैलरी पर हमें कहे कि हमने जनवरी में उसे वो शेयर्स इशू की है, तो वो हम दिसंबर के इसमें इफेक्ट डालेंगे, दिसंबर की हमें डालना चाहिए था, ठीक है, लेकिन ये बहुत करीना क्यास बात है कि सर्विसेज की तरफ चला जाए, तो ये पॉइंट मैंने वैसे एहतियातन नहीं लिखवा दिया। जो पार्ट आपने कल दिया था उसके अंदर था कि हमने जनवरी में बोनस इशू किए हैं डिविडेंड के तौर पर, वो और चीज़ है, वो और चीज़ है, वो वही कॉन्सेप्ट है जो आपको पढ़ाया हुआ है कि 15 के साल का डिविडेंड 16 के अंदर पे हुआ करता है फाइनल, ठीक है ना। ये भी अब IAS 10 की बात है, इससे भी कंफ्यूज होता है बंदा कि आप FAR 2 में जाकर पढ़ते हैं, डिविडेंड हमेशा नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, हालांकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके पास हैं। आप मिसाल के तौर पे आपने ये अब 31 दिसंबर 2021 पे ईयर एंड किया, अब ये जनवरी फरवरी चल रहा है, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार हो रही हैं, इन्हीं में आपके प्रॉफिट्स फाइनल हो गए, इन्हीं प्रॉफिट्स को देखते हुए आपके डायरेक्टर्स ने डिविडेंड अनाउंस कर दिया। लेकिन IAS 10 कहता है कि ये बहरहाल एडजस्टिंग इवेंट नहीं है, आप फिर भी ये नहीं कर सकते कि चलो जी फाइनल तो हो गए हैं प्रॉफिट्स,
अब इनको इसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट 21 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर डिविडेंड की एंट्री कर लें, ये कभी भी नहीं हो सकता। जो 21 के साल का फाइनल डिविडेंड है वो 22 में ही रिकॉर्ड होना है। तो वहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट था जो पहले पढ़ाया हुआ है कि फाइनल डिविडेंड जो है अगर 15 का 21 का है तो वो 22 में ही पे होगा, वो 21 में पे नहीं हो सकता। अब FR2 में जाकर पढ़ेंगे, इसका सिर्फ डिस्क्लोजर होता है। असल में कहानी ये होती है ना कि इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के फाइनल प्रॉफिट्स को देख के डायरेक्टर से डिविडेंड प्रपोज कर देते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिंट होकर चली जाती हैं यूज़र के पास। अब वो उनको लेकर आता है AGM में और फिर उस पर अप्रूवल देता है कि हाँ जी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव्ड है, इसमें डिविडेंड भी अप्रूव्ड है, ठीक है ना। तो फिर वो अगले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर उसकी एंट्री पड़ती है। फिर क्लियर है ये बात? चले जी ये तो ऐसी बातें कुछ हो गई। मेरे ख्याल में बेसिक EPS में और तो कुछ नहीं बचा। आपने ये अगर देखें तो ये मैंने आपको डिसकंटिन्यूड और कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस की एग्जांपल्स भी करवा दी थी। तो अगर एग्जांपल 38 तक देखें आप, पेज नंबर 463 तक, शुरू से लेके पेज 463 तक कोई चीज़ अगर आपको लगता है कि नहीं समझ आई हुई तो मुझसे पूछें, ताकि हम थोड़ी सी बात अब डाइल्यूटेड की शुरू कर लें। देख लें एक बार तसल्ली से। भाई क्यूमुलेटिव के बारे में फ़िलहाल तो मैंने सिर्फ इतना ही बताया हुआ है आपको कि अगर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड, सुन लें, इम्पॉर्टेंट बात है, फिर किसी को मसला, सुन लें सारे, एक दफ़ा सिर्फ सुन लें, फिर जो कर रहे हैं करते रहिएगा, चेक करते रहिएगा। एक बात बीच में आ गई, सुन लें। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स अगर हों, डिविडेंड क्यूमुलेटिव डिविडेंड वाले प्रेफरेंस शेयर्स हों, तो चाहे डिविडेंड अनाउंस हो चाहे ना हो, आपने रिकॉर्ड करना है। अब अंग्रेज़ियाँ मुश्किल लिखी हुई होती हैं किताबों के अंदर। वो अंग्रेज़ियाँ तो यूँ लिखी हुई होती हैं कि अगर वो आपने इस दफ़ा डिविडेंड अनाउंस नहीं भी किया तो वो इकट्ठा होता रहेगा, क्यूमुलेट होता रहेगा और फिर बाद में देना है। तो मैंने उसके लिए आपको सादा बात ये बता दी कि अगर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होंगे तो डिविडेंड अनाउंस हो चाहे ना हो, आपने रिकॉर्ड करना है। और अगर नॉन क्यूमुलेटिव हों तो फिर डिविडेंड अनाउंस होगा तो आप पे करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। बाकी प्रेफरेंस शेयर्स ही हैं, इरिडीमेबल हों चाहे रिडीमेबल हों, उनके ऊपर डिविडेंड है। वो क्यूमुलेटिव भी हो सकता है, नॉन क्यूमुलेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनमें फिक्स है डिविडेंड रेट, ये अपनी जगह कायम है, डिविडेंड रेट फिक्स है। लेकिन अगर क्यूमुलेटिव होंगे तो फिर अनाउंस हो या ना हो रिकॉर्ड करना लाजमी है। और अगर वो फिक्स रेट वाले डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर्स हैं उन पे अगर क्यूमुलेटिव नहीं, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं, तो अगर आपने डिविडेंड अनाउंस नहीं किया तो फिर रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मे भी आ जाए मे भी ना भी आए। मैं ना एक पेज के ऊपर इंशाल्लाह एक आध दिन के अंदर इसकी समरी बेसिक EPS की यहाँ तक की चीज़ें लिख दूंगा, ठीक है ना। ओके, डाइल्यूटेड को तो अभी शुरू कर रहे हैं, तो बेसिक अब कंक्लूड हो गया तो उसको मैं एक समरी सी बना के आपके साथ शेयर करूँगा। आपने कहा कि बोनस डिविडेंड का 2017 में इफेक्ट डालेगा, लेकिन जो आपने पास्ट पेपर दिया था ना 2016 की EPS में उसका डाला हुआ है, वो नहीं समझ आया। मैंने जो करवाया था वो समझ आ गया था ना, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा था वो एडजस्टमेंट उड़ा दिए, तकरीबन आउट ऑफ सिलेबस है, उसके ऊपर फिर डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। अभी थोड़ी सी बात EPS की कर लें, मैं पहले थोड़ा लेट आया हूँ डाइल्यूटेड की, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी एक एग्जांपल बना लें। भाई पास पेपर 1 अभी मैंने डिस्कस करना है, ठीक है ना। उसकी आखिरी 2 एडजस्टमेंट थी तो मैंने गायब करके अपने सवाल के अंदर डिफरेंट कर दिया उसको, तो बाकी सवाल सारा सेम ही था, ठीक है। तो उसकी बात हम कर लेंगे इंशाल्लाह अगर ज़रूरत पड़ी तो। अच्छा जी, मिसाल के तौर पे हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 70,000, ठीक है जी, और इस पे जो टैक्स है वो मिसाल के तौर पे है 20,000। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ गया जी? अच्छा, अब आज हम एक चीज़ पढ़ने लगे हैं।
और वो है पोटेंशियल शेयर्स। क्या मतलब, देखो हमने ना जो रिडीमेबल हैं उसी की बात होगी, ये बात ध्यान में रखना। देखो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होता है, वो तो शेयर कैपिटल ही है ना, वो तो हैं ही शेयर्स, उनकी बात नहीं हो रही इस वक्त। मैं बात कर रहा हूँ हमारे कोई रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, या हमने कोई डिबेंचर्स इशू किए हुए हैं, या हमारे कोई लोन नोट्स हैं जो हमने इशू कर रखे हैं। ठीक है, मैंने बोरिंग कॉस्ट के अंदर थोड़ा सा आपको बताया था इन चीज़ों के बारे में, मजीद अब बता रहा हूँ। प्रेफरेंस रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या हैं, लोन है। ऐसे ही डिबेंचर्स भी क्या होते हैं, ये भी लोन ही होता है। बताया था आपको, डिबेंचर्स का मतलब ये होता है कि हमने एक सर्टिफिकेट शेयर की तरह का बनाया, उसके ऊपर 100 रुपया मिसाल के तौर पे फेस वैल्यू लिख दी, और हम बनों कहा कि आ जाओ और ये 100 रुपया देकर हमसे सर्टिफिकेट ले लो। इसको डिबेंचर कहते हैं, लोन नोट भी कहते हैं। ठीक है, उसके ऊपर ये भी लिखा होता है मिसाल के तौर पे 5%, 10%, 15% उस पर इंटरेस्ट भी मिलेगा। ठीक है ना, तो ये जस्ट लाइक लोन ही होता है, शेयर नहीं है। ये डिबेंचर क्या है, लोन। अगर आप इशू कर रहे हैं तो आपके ऊपर ये बोझ है। आप खरीदने को तो ना मत सोचे ना, खरीदना आप इंशाल्लाह सोचेंगे आप FAR 2 में जाके, IFRS 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में। ठीक है ना, अभी वो खरीदने की बात को मत सोचें। आपने किसी के डिबेंचर्स खरीद लिए, अभी आप इसको मत सोचें, फिलहाल इशूअर हैं आप। ठीक है, आप अगर शेयर सर्टिफिकेट इशू करते हैं तो आपको शेयर कैपिटल मिलता है जो इक्विटी है, और अगर आप डिबेंचर्स इशू करते हैं, लोन नोट्स इशू करते हैं, या रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू करते हैं, ये सब क्या है, ये लायबिलिटी है। आप सर्टिफिकेट के ऊपर लिख देते हैं जी 5 साल बाद ये पैसे आके वापस ले लेना, और 5 साल तक इतना इतना इंटरेस्ट या डिविडेंड लेते रहना। ठीक है, अच्छा ये तो होगी बात कि हमारे पास कुछ शेयर कैपिटल पड़ा हुआ था, और कुछ हमने ऐसे डिबेंचर्स या लोन नोट्स, एक ही बात है, मैं किसी एक का नाम ले लेता हूँ। ठीक है, मैं बात करता हूँ डिबेंचर्स की, मैं अब लफ्ज़ डिबेंचर इस्तेमाल कर लूँगा। ठीक है जी, मिसाल के तौर पे हमने कुछ शेयर्स इशू किए हुए थे। ठीक है, और कुछ हमने डिबेंचर्स इशू किए हुए थे। शेयर्स जो हैं वो इक्विटी है, और डिबेंचर्स जो हमने इशू किया है वो लायबिलिटी है। लेकिन हमने अपने उन डिबेंचर होल्डर्स को एक ऑप्शन दिया हुआ था कि अगर आप चाहें ना तो कल को आप इन डिबेंचर्स के बदले हमसे शेयर्स ले सकते हैं, एक ऑप्शन दिया हुआ। ठीक है, अब अगर हम आज खड़े होकर EPS कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, ये वाली बात है, अगर मेरे पास 50,000 मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, ठीक है, तो मैं बेसिक EPS अगर निकालता हूँ, बेसिक EPS निकलेगी मेरा कितना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है जी, 50,000 मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। ठीक है जी, और मिसाल के तौर पे मेरे पास कोई 5,000 शेयर्स पड़े, 5,000 ऐसे ही राउंड फिगर हो जाएगी। ज़रा बताओ भाई बेसिक EPS कितनी आ गई, ₹10। ठीक है, अब ये कहानी तो आपके सामने है, सिंपल सी कहानी है। ये हमारा पैड था, नंबर ऑफ शेयर्स 5,000 थे। ठीक है, अब ना हमने कुछ डिबेंचर्स इशू कर रखे थे। ठीक है, और उन्होंने कन्वर्ट हो जाना है, ऑप्शन है अगलों के पास शेयर्स में। ठीक है, अभी वो कैलकुलेशन इंशाल्लाह सवाल से सीखेंगे। ठीक है ना, कि इतने नंबर ऑफ डिबेंचर्स हैं वो टूट के इतने शेयर्स बन सकते हैं। फिलहाल मैं फिगर एक बोल दूं तो कोई मसला तो नहीं है। ठीक है, अच्छा हमें ये हमने ऑप्शन दे रखा था कि कुछ डिबेंचर होल्डर्स जो हैं वो आके हमसे डिबेंचर्स जो है वो तुड़वा कर शेयर्स इशू करवा लें। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे वो फिगर बनती है लेट्स से 600 रुपये, 600 शेयर्स। ठीक है, तो अब अगर हम आज ही खड़े होकर ये सोचें, यूज़र को बताएं कि फ्यूचर में अगर ये लोग कन्वर्ट करवाने आ गए ना शेयर्स, तो जाहिर सी बात है, ज़रा ध्यान से सोच के बताना, जब नंबर ऑफ़ शेयर्स बढ़ जाएंगे तो डिनोमिनेटर बढ़ने से EPS इफेक्ट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ऊपर अगर आप देखें तो न्यूमरेटर के अंदर कोई इससे कोई एडिशनल कैश तो नहीं आना। देखें, जब आपने डिबेंचर इश्यू किए हैं तो आपने क्या एंट्री पास की होगी, कैश डेबिट, लोन क्रेडिट, डिबेंचर पेएबल क्रेडिट। तो कैश तो डेबिट हो चुका था पहले। अब जो आपने किया, आपने क्या किया, उनको ऑप्शन दे दिया। फिलहाल समझते हैं ऑप्शन वो एक्सरसाइज कर लेंगे ना। ठीक है, तो अगर वो ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेंगे तो वो क्या करेंगे, वो आएंगे, वो कहेंगे ये पकड़ो हमारे डिबेंचर, हमें शेयर्स दे दो। अब डिबेंचर पेएबल वाली लायबिलिटी डेबिट होकर शेयर, वो जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल बताइए आपको। ठीक है, लायबिलिटी सेटल करने के लिए शेयर्स इशू कर दिए, उसी तरह से ही। तो अब उन्होंने डिबेंचर्स वापस किए, शेयर्स ले लिए। अब हमारे पास एंट्री क्या पड़ी किताबों में, डिबेंचर डेबिट, डिबेंचर पेएबल डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। अब कोई कैश तो इनफ्लो हुआ नहीं। ठीक है, अब फ्यूचर में इस चीज़ का खतरा तो है ना। ठीक है,
फ्यूचर में प्रॉफिट्स कितने होंगे मैं ये बात नहीं कर रहा, ठीक है ना, लेकिन फ्यूचर के असरात अगर आज वाले प्रॉफिट्स के ऊपर डाल के बताना चाहें तो इसको कहते हैं डाइल्यूशन। हम क्या करते हैं, हम डाइल्यूट कर देते हैं। हम इस साल खड़े होकर कहते हैं देखो अगर तो ये लोग जो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स वाले हैं, अगर तो ये लोग ना आए तो फिर तो 10 रुपये हमारी ईपीएस है, ठीक है। लेकिन अगर यही लोग फ्यूचर के अंदर कन्वर्ट करवाने आ जाते हैं, अभी नहीं आए हुए, आ जाते हैं, तो फिर इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि 5000 शेयर्स तो थे ही थे, कितने बोले थे मैंने, 600 शेयर्स मज़ीद जो हैं वो हमारे बढ़ जाएंगे। बात समझ आती है? 600 शेयर्स, 600 सही लिखा नहीं गया वैसे मुझसे, 600 शेयर्स मज़ीद बढ़ जाएंगे, यहाँ तक को मसला। लेकिन ऊपर मुझे बताएं क्या इस 50,000 में कोई चेंज आएगा? कैसे कह सकते हैं आप नहीं आएगा? भाई सही कह रहे हैं, एक लोन पहले था, मिसाल के तौर पे उस पे इस पे इंटरेस्ट जो है वो बनता है 10% है, ठीक है, तो 60 रुपये इस पे जो इंटरेस्ट बनता था वो पहले इंटरेस्ट एक्सपेंस आता था जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर पैट से पहले माइनस होता था, ठीक है। अब जब हमने उस लोन को ख़त्म कर दिया, लोन डेबिट, तो लोन ज़ीरो हो गया और शेयर कैपिटल क्रेडिट, तो अब लोन तो रहा नहीं, तो क्या उसका इंटरेस्ट होगा? अगर इंटरेस्ट नहीं होगा तो फिर प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो मैंने प्रॉफिट को बढ़ा दिया 50 से। ये 50 से क्यों बढ़ाया, अब इसके पीछे थोड़ी सी लॉजिक है, वो ज़रा देखें। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपका जो पीबीटी है वो बढ़ गया 60 से, ठीक है, 70,060, ठीक है। लेकिन जब पीबीटी बढ़ेगा तो टैक्स भी तो बढ़ेगा ना, तो मैंने ये थोड़ा सा इसका इम्पैक्ट लिया है बस, 20,010 रुपये, तो ये कितना बन गया, 50,050, ऐसे ही आता है। और ज़रा मैंने ये साथ ही बात बता दी, असल तो बात वही थी कि 60 से ही पीबीटी बढ़ना चाहिए था, लेकिन ये जो फिगर हम लिया करेंगे हमेशा याद रखना, ये हम लिया करेंगे आफ्टर टैक्स। ये छोटी सी बात है, कैलकुलेशन में मज़ीद क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना, बड़ी सिंपल सी बात है। ये बात समझ आई है? ये पूरी बात तो ये है कि जब हमारा पीबीटी 70,000 था तो डिबेंचर्स वाले, लोन वाले अभी तक शेयर्स में कन्वर्ट नहीं हुए थे, ठीक है ना। ये यूँ समझ रहे हैं कि ये फ्यूचर में हो जाएंगे, अभी हुए नहीं है, वरना तो अभी बेसिक ईपीएस हमने निकाल ली हुई है। हम कह रहे हैं कि जी 10 रुपये, इन्ना लिल्लाह, हम कह रहे हैं कि ठहरो, हम कह रहे हैं कि बेसिक ईपीएस 10 रुपये है, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता फ्यूचर में ये कन्वर्टेबल डिबेंचर्स वाले आ गए और इन्होंने शेयर्स में कन्वर्ट करवा लिया खुद को, तो फिर क्या असरात पड़ेंगे? एक तो नंबर ऑफ शेयर्स हमारे बढ़ जाएंगे, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ हमारा प्रॉफिट भी तो बढ़ेगा, ठीक है। अब मैंने सादा बात बताई कि 10% इस पे इंटरेस्ट लेते थे, तो फिर इंटरेस्ट की कम होने की वजह से प्रॉफिट 60 से बढ़ना है ना, तो वो प्रॉफिट 60 से ही बढ़ा हुआ है। ये देखो, ये प्रॉफिट हमने इधर देखें तो डीप डाउन जाकर तो प्रॉफिट कितने से बढ़ा, 60 से, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ टैक्स भी तो 10 से बढ़ गया, तो फिर अल्टीमेटली प्रॉफिट तो 50 से ही बढ़ा ना। तो ये मैंने पहली दफ़ा में ये बात कर दी, ये बाद में वैसे बतानी होती है बात, खैर चले, बात होगी साथ के साथ, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने जो इंटरेस्ट का इम्पैक्ट लेना है, ये तो समझ आता है कि इंटरेस्ट ने मतलब प्रॉफिट ने बढ़ना है, वो जो प्रॉफिट ने बढ़ना है वो आपने हमेशा जो है ना इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है ना, इंटरेस्ट एक्सपेंस वो आफ्टर टैक्स वाला लिया करना है, ठीक है ना। इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं बचना है ना, तो वो इंटरेस्ट एक्सपेंस हमेशा कौन सा लिया करोगे, आफ्टर टैक्स ले लिया करोगे। अब लेंथी वाली कहानी भी अगले सवाल में भी बता देता हूँ करके, ठीक है, और फिर शॉर्टकट भी बता दूंगा आपको, ठीक है। तो बेसिक ईपीएस कितनी हो गई बताओ, 8.94 कर लो, 93 कर लो, जो मसला है जी, कोई मसला नहीं है, ठीक है। 9 कर लें सर, फरमाइशें चेक करो जी, भाई बात समझ आइए कुछ, ठीक है। हम आज खड़े होकर ये कह रहे हैं जी, अच्छा देखो बेसिक ईपीएस तक सारा काम वैसे ही रहना है, जो मेहनत बेसिक ईपीएस तक करनी है वो वैसे ही है, बेसिक ईपीएस के सारे कॉन्सेप्ट वैसे ही हैं, प्रॉफिट फॉर द ईयर वैसे ही निकल आया, ठीक है। उसके बाद वेटेड एवरेज शेयर नंबर ऑफ शेयर्स भी हमने वैसे ही निकाल लिए, सब कुछ करने के बाद बेसिक ईपीएस कैलकुलेट होने के बाद अब हमने देखा सवाल के अंदर लिखा हुआ था कि कंपनी ने इशू कर रखे हैं कुछ डिबेंचर जो कि कन्वर्टेबल हैं इनटू शेयर्स, और आगे परसेंटेज, अभी सवाल करवाता हूँ, सवाल से ज़्यादा अच्छे समझ आएगा, ठीक है ना। तो इतने में कन्वर्ट हो सकते हैं। हमने कहा ओहो, इसका मतलब अगर ये कन्वर्ट करा गए
तो फ्यूचर में, अब फ्यूचर में यही प्रॉफिट नहीं रहना, फ्यूचर में प्रॉफिट पता नहीं क्या होगा, लेकिन आज खड़े होकर जो प्रॉफिट है ना उसके ऊपर हम असरात बता देते हैं, बस डाइल्यूट करके बता देते हैं कि अगर फ्यूचर में ये आ गए तो नंबर ऑफ शेयर्स भी बढ़ जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ कुछ प्रॉफिट भी तो बढ़ेंगे, क्योंकि वो डिबेंचर्स खत्म हो गए, लायबिलिटी खत्म हो गई, तो इंटरेस्ट भी तो सेव हो जाएगा। ठीक है, तो ये डाइल्यूशन कहलाती है। ठीक है ना, एक सादा सा क्वेश्चन लिखें, मजीद बात उसके बाद ही करते हैं। क्वेश्चन लिखें जी, पीबीटी, ये नोट करना है, ये क्या नोट करना है, चलो कर लो। ठहर जाओ ठहर जाओ ठहर जाओ ठहर जाओ ठहर जाओ, पिच कर लेनी है तो 1 मिनट खलो जाओ। नहीं हो रहा यार सिलेक्ट, कोई चीज़ तो सिलेक्ट। ये कौन सी जी, डाइल्यूटेड ईपीएस, डाइल्यूट हो गई, पहले कंसंट्रेटेड थी, अब डाइल्यूट होगी। ठीक है, इत्तेफाक से टॉपिक भी ईपीएस का चल रहा था, थोड़ा बैठ ही लेता हूँ, अच्छा ज़रा रेस्ट हो जाएगा इतनी जी। स्टूडेंट क्या नोट कर रहे हैं? इसको थोड़ा सा अगर मैं छोटा कर दूं तब भी नज़र तो आता रहेगा। मैं ज़रा क्वेश्चन भी लिखता रहूँ ना साथ साथ, फिर टाइम बच जाएगा, फिर आपको वो डिक्टेट नहीं करवाना पड़ेगा। ये नंबर ऑफ शेयर्स हैं जी, अभी भी नजर आ रहा है। नो, आई विल नॉट राइट हियर। लोन नोट्स की बजाय डिबेंचर्स ही लिख दें, चलो वो फिर नवा नाम आ गया। वैसे बात एक ही है, लोन नोट्स हो, डिबेंचर्स हो या प्रेफरेंस शेयर्स जो रिडीमेबल हैं यानी लोन की तरह से हो, ये सभी कन्वर्ट हो सकते हैं। तो कोई एक नाम लिख लेते हैं, कंपनी 9% कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ही चले, डिबेंचर्स का नाम ले रहे थे, डिबेंचर्स ही लिख लें। ये भी मैंने नंबर ऑफ डिवेंचर्स ही लिखे हुए हैं, ठीक है ना जी। अभी अगले सवाल के अंदर ना इसको ज़रा फिर रुपीज़ में लिख लेंगे।
चलो ठीक है. कंपनी हैज़ 9% कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ऑफ ₹2 million. इन्वेस्टर हैव एन ऑप्शन टू रिसीव कैश और receive 10 shares पर रुपीस कर लेते हैं 2000 ऑफ डिबेंचर्स. रिक्वायर्ड है चलें जी. रुपीज़ में था तो नीचे भी मैंने पर रुपीज़ ही दे दिया है. हाँ भाई, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 8 लाख, टैक्स रेट है 30%, वेटेड एवरेज ऑर्डिनरी शेयर्स हैं 50,000 शेयर्स. कंपनी हैज़ 9% कन्वर्टेबल डिबेंचर्स. 9% है इनका इंटरेस्ट रेट, ठीक है ना. 2 मिलियन रुपए के कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं, 9% उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट होता है, ठीक है ना. जैसे लिखा होता है 10% प्रेफरेंस शेयर्स, 12% लोन, 15% डिबेंचर्स, ये उस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है ना. तो इस तरह से जब लिखा होता है ना, इतने % डिबेंचर्स, इतने %, ये क्या होता है जी, ये क्या होता है जी, इनके ऊपर इंटरेस्ट रेट है, ठीक है. करें जी सवाल. 9% कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं. इन्वेस्टर्स हैव ऑप्शन टू रिसीव कैश. या तो इन्वेस्टर क्या कहा गया है, या तो आप आके अपने पैसे ले लेना, या अगर आप चाहो तो आप इन लोन नोट्स के बदले हमसे पैसे लेने की बजाय हमारे शेयर्स भी लेकर जा सकते हो. और कन्वर्जन रेट हमने क्या दिया, पर रुपीज़ 2000, यानी 2 मिलियन रुपए पड़े हैं ना ऊपर, तो नीचे भी मैंने, अगर ऊपर शेयर्स, ऊपर डिबेंचर्स पड़े होते तो नीचे में नंबर ऑफ डिबेंचर्स बता देता. अगले सवाल के अंदर ऐसे कर लेंगे, ठीक है ना. तो पर रुपीज़ 2000 ऑफ डिबेंचर्स 10 शेयर्स मिलेंगे, यानी हर 2000 रुपये के डिबेंचर के बदले में 10 शेयर्स हम देंगे. यानी 2000 रुपये छोड़ो 10 शेयर्स लो, 2000 रुपये छोड़ो 10 शेयर्स लो, ठीक है. लेकिन ये इस वक्त साल मैंने कोई नहीं लिखा, बस यही साल है जो आपके सामने है, ठीक है. इस साल के अंदर अभी ये कन्वर्टेबल हैं, कन्वर्ट हुए नहीं है. जल्दी करें, बस ये मेरे ख्याल में आखिरी बात है, इसके आगे कुछ नहीं हो सकता. जाओ भाई. चलें जी, 2-4 मिनट के अंदर बस ये बात ख़त्म करें, फिर होमवर्क भी देखना है आपका. वजह अच्छा, बस थोड़े से सवाल देंगे जी, रह ही क्या गया. पहले बेसिक ईपीएस निकालते हैं जी. अच्छा चलें जल्दी करें. बेसिक ईपीएस तो निकाल ली होगी अब तक. भाई प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चाहिए होता है हमें. अब 30% है तो डायरेक्ट निकाल लो 70% पर मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना. हाँ, कैलकुलेटर पे ही करो. 800,000, ये देखो, इस 800,000 को डायरेक्ट ही कर दिया करो पर्चे में, अगर ऐसे दे दो, ठीक है ना. नहीं तो जो जिसको समझ ना आए ये क्या कह रहा हूँ, वो 800,000 में से माइनस करे 800,000 का 30%, तो उसके पास 560 ही आएगा. आप डायरेक्ट भी इसको 70% से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं. 560,000 ये क्या है जी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. तो हमें, आपको पता है हमें पैट चाहिए होता है, ठीक है. तो 5,60,000 डिवाइडेड बाय
50,000 11.2 रुपीज़ 11.2 पर शेयर। ये तो है जी बेसिक अर्निंग पर शेयर, ठीक है ना जी। देखो डाइल्यूशन का असर, अब बेसिक के अंदर जितनी मेहनत है वो इससे पीछे पीछे है, इसलिए इसके ऊपर मैं डिस्कशन नहीं कर रहा। वो बोनस इशू आ जाए, वो कंसोलिडेशन हो जाए, स्प्लिट हो जाए, राइट इशू आ जाए, ठीक है ना, उसमें हमें कोई मसला नहीं है। बेसिक ईपीएस निकल चुकी, अब आगे कोई कन्वर्टेबल ऑप्शंस पड़े हैं सवाल के अंदर तो फिर उनको पकड़ लेंगे। आ जाओ भाई, ठीक है, आओ थोड़े जिन कड़ी है। तो डाइल्यूटेड ईपीएस कैसे निकलेगी? 50,000 शेयर्स तो हैं, ठीक है। अब इधर कुछ शेयर्स बढ़ जाने हैं और ऊपर वो जो प्रॉफिट है आफ्टर टैक्स उसमें भी कुछ इंक्रीज आना है, इंक्रीज ही आना है ना। चलो अब देख लेते हैं, ठीक है जी। ओके चलो फिलहाल ऐसे कैलकुलेशन करते हैं, डायरेक्ट नहीं करते। बताओ जी, नंबर ऑफ डिबेंचर्स कन्वर्टेबल हैं जी, वो कहता है जी 2 मिलियन रुपीज़, 2 मिलियन है ना, ठीक है। वो कह रहा है जी हर रुपीज़ 2 मिलियन के बदले में वो कह रहे हैं जी 2,000 से डिवाइड करो कि हर 2,000 वाले को हमने 10, जो बंदा 2,000 रुपये हमें छोड़ेगा हम उसको 10 शेयर्स दे देंगे। तो कितने आ गए? 10,000 प्लस 10,000, टेन शेयर्स पर रुपीज़ 2,000, ठीक है जी। तो रुपीज़ 2,000 डिवाइड किया और 10 शेयर्स। अच्छा उसके बाद अब 9% कन्वर्टेबल डिवेंचर्स थे, तो इनका इंटरेस्ट बनता कितना था? पहली बात है इनका इंटरेस्ट बनता था 2 मिलियन, फेस वैल्यू के ऊपर ही रेट लगेगा ना, 2 मिलियन इंटू 9% इज इक्वल टू, अब 1,80,000 ले लें, नहीं इसी का क्या कर दें बेटा 70%, 30 नहीं, 30 तो हमें माफ होना है। प्रॉफिट्स में कितना बढ़ेगा? कितना बना? 126,000। लो ये कैसे आया है? नहीं समझ आ रहा, कैसे आया ये भी नहीं समझ आ रहा। अच्छा मैं ज़रा इधर बेसिक ईपीएस की जगह तो बना लूँ, डायरेक्टेड ईपीएस का आंसर काट करके, मुझे काट नहीं करना आता अभी। अच्छा भाई ज़रा मुझे आंसर बता दो। 11.43 हैं? ये सही नहीं है, फिर कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। कितने शेयर्स हैं जी? कितने मिलियन थे जी? रुपीज़ 2 मिलियन डिवाइडेड बाय रुपीज़ 2,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 शेयर्स। 10,000 शेयर्स आ रहे हैं। चलें ठीक है, ठीक है जी, क्या हो सकता है फिर। ले और रुपीज़ इधर ही रह जाना है। रहने दो यार, कल हो गया था ना। चलो आज चलो भाई बोलो भाई, रुपीज़ 11.43। अच्छा अब कहानी पता है क्या है? मुझे लग रहा है ये शेयर्स बार गलत हैं। चलो कहानी पता है दरअसल क्या है? कहानी कुछ इस तरह से है कि आपके पास जो पैट था, पीबीटी, बल्कि चलो पीबीटी से शुरू करते हैं। वो पीबीटी कितना था जी? पीबीटी कितना था? 8 लाख। और इस पर टैक्स कितना निकलता है? हाँ बताओ, 2,40,000। तो आपका पैट कितना है? यहाँ पे आप मौजूद हैं, ठीक है जी। अब हम डाइल्यूशन का इम्पैक्ट लेते हैं, तो हम ये कहते हैं कि जी ये पीबीटी बढ़कर कितना हो जाएगा? 9,80,000, ठीक है। और फिर जाहिर सी बात है टैक्स कितने परसेंट था? तो ये कितना बन गया? 294,000 माइनस करो 686,000, तो ये पैट बन गया। अब जरा पैट को डायरेक्ट चेक करो कितना बढ़ रहा है? 126 ही बढ़ रहा है ना, ठीक है। अब एक तरीका तो ये था कि हम पीबीटी बढ़ाएं, ठीक है,
फिर उसके बाद हम टैक्स भी बढ़ाएं और फिर हम पैट का फ़र्क लें। और दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर 1,80,000 का जो इंक्रीज़ आना है इसी को ही हम 70% कर दें। तो यहाँ पे सिर्फ यही किया हुआ है, ये 1,80,000 इंटू 70% किया हुआ है। चेक करो, यही आता है 126। तो अल्टीमेटली यहीं पर ही पहुँचना था हमने, क्योंकि ये अल्टीमेटली 126,000 का ही फ़र्क है। ठीक है, तो भाई क्या करना है, बेसिक EPS निकालने के बाद जो आपके नंबर ऑफ़ शेयर्स बढ़ने जा रहे हैं आप वो नंबर ऑफ़ शेयर्स डिनोमिनेटर में ऐड करेंगे। अब चूँकि वो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स से शेयर्स में आया है तो वो जो पहले इंटरेस्ट जाना था वो इंटरेस्ट भी अब सेव हो जाएगा। अब जब इंटरेस्ट सेव होगा तो इंटरेस्ट सेविंग नेट ऑफ टैक्स आपने, क्योंकि हमारे EPS के अंदर पैट यूज़ हो रहा है, PBT तो यूज़ नहीं हो रहा। अगर PBT यूज़ हो रहा था तो फिर हम पूरा 1 लाख कितना है, 1,80,000 पूरे का पूरा ही ऐड कर देते, ठीक है ना। लेकिन ये जो 1,80,000 की हमें सेविंग मिलनी है इंटरेस्ट की, इससे हमारा जो प्रॉफिट बढ़ना है उस पर हुकूमत ने टैक्स भी तो लेना है, ठीक है ना। तो इसलिए इसको क्या कर दिया करेंगे हम, नेट ऑफ टैक्स। तो ये क्या होगा जी, हमेशा नेट ऑफ टैक्स। तो बहरहाल इसके ऊपर बात मेन तो अब कल ही करेंगे, ये सिर्फ बेसिक बात मैंने कर दी, बेसिक ये डाइल्यूटेड EPS के ऊपर, ठीक है। अब ज़रा देखते हैं यहाँ पर कोई क्वेश्चन। आप अच्छा, एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा, देखें ज़रा। गोल्ड लिमिटेड हैज़ 12,000 ऑर्डिनरी शेयर्स एंड 4 मिलियन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स इन इशू एज एट 31 दिसंबर X2। ठीक है जी, बस बात खत्म हो रही है। देयर हैव बीन नो न्यू इशू ऑफ शेयर्स और बॉन्ड फॉर सेवरल ईयर्स। द बॉन्ड्स आर कन्वर्टेबल इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स इन X3 और X4 एट फॉलोइंग रेट्स। अगर X3 की बात करें तो 30 शेयर्स फॉर एवरी 100 बॉन्ड्स, और अगर X4 की बात करें तो 25 शेयर्स फॉर, ये भी एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ऑप्शन क्या दिया जी उन्होंने, देखो इस वक्त कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, लोन नोट्स, प्रेफरेंस शेयर्स एक ही बात होती है, ठीक है ना। प्रेफरेंस शेयर जो रिडीमेबल है वो भी लोन है, बॉन्ड भी लोन है जो आपने इशू किए हुए हैं, बॉन्ड डिफरेंट नेम्स है ना, लोन नोट्स ये भी लोन है, डिबेंचर्स ये भी लोन है, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल ये भी लोन है। तो नाम मुख्तलिफ हो सकते हैं, आपने उससे परेशान नहीं होना, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या है जी, हमारे पास कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैं, ठीक है, 4 मिलियन, 5% उनके ऊपर रेट है। अब वो ये कह रहा है कि 31 दिसंबर, इस वक्त हम कहां पे मौजूद हैं, 31 दिसंबर 2002 पे। इंपॉर्टेंट क्या है, हम यहां खड़े हैं 31 दिसंबर 2002 पे, और वो कह रहे हैं कि इस दिन हमने ऑप्शन दिया हुआ है अपने बॉन्ड होल्डर्स को कि अगर वो चाहें तो 31 दिसंबर 3 पे हर 100 रुपए के बदले 30 शेयर्स लें, ठीक है जी, या 31 दिसंबर 4 पे हर 100 रुपए के बदले 25 शेयर्स लें। तो प्रूडेंस क्या कहती है, अक्लमंदी का तकाजा, अक्लमंदी वाला फैसला क्या होगा, अगर उन्हें कन्वर्ट करवाने हैं तो अक्लमंदी का तकाजा क्या होगा, वो 2003 वाले 100 के बदले 30 शेयर्स लेंगे, ज्यादा शेयर्स लेने की तरफ ही जाएंगे ना। वो देखो ना, 2004 में 100 के बदले 25 मिलने हैं और 2003 के एंड पे 100 के बदले 30 मिलने हैं। अगर ऐसा कोई सवाल आ जाए तो आपने फिर जो एक आम मैंगो मैन डिसीजन लेता है, आपने वही डिसीजन लेना है, आपने ज्यादा की तरफ जाना है, ठीक है ना। ये भी एक कॉन्सेप्ट था, शुक्र है सामने आ गया, मैं होमवर्क देने लगा था। अच्छा जी, अब आपने कौन से वाले को कंसिडर करना है और कौन से वाले को नहीं करना, आपने ये पहले बुलेट को कर लेना है कंसिडर, दूसरे को नहीं करना, ठीक है। अर्निंग्स 36 हैं, टैक्स इज पेबल एट द रेट ऑफ 30% ऑन प्रॉफिट, कैलकुलेट बेसिक EPS एंड डाइल्यूटेड EPS, कर लोगे। अच्छा, शेयर ऑप्शन और वारंट क्या होता है, ये किसी क्वेश्चन में तो फिलहाल मैंने नहीं बताया, कल इस पे बात करेंगे। वैसे अच्छा वाला समझ आ रहा है, चलो ठीक है, छोटी सी बात है, सही, शेयर ऑप्शन या वारंट किसे कहते हैं, छोटी सी बात। आपने आज अपने शेयर होल्डर से वादा कर रखा है कि आपको हम कल कलां को 10 रुपये में एक शेयर बेच देंगे, मिसाल के तौर पे। अब कल कलां को हो सकता है हमारा शेयर 15 का भी हो, 20 का भी हो, लेकिन हमने तो उससे वादा किया हुआ है 10 का, ठीक है। तो ये बहरहाल ऑप्शंस को तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। एनीवेज, आप फिलहाल 40 वाले क्वेश्चन को भी रहने दें, ठीक है जी, ओके। और ज़रा एक काम करके आना है, आपने सिर्फ एक क्वेश्चन होमवर्क में कौन सा मिला आपका, आपको होमवर्क के अंदर 39 क्वेश्चन दिया है मैंने, ठीक है जी। उसके बाद आपने यहाँ से ऑनवर्ड्स अर्निंग्स पर शेयर एज परफॉर्मेंस ऑफ मैयर लिखा हुआ है, इस थ्योरी को थोड़ा सा पढ़ना है, मैं इसको इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा, ठीक है जी। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर को भी एक नज़र देख कर आना है, ठीक है, सिर्फ एक नज़र देखना है, ओके, सिर्फ एक नज़र देख के आना है, ये मेरी डिस्कशंस रहती हैं, ठीक है। और अभी बहरहाल आपने डाइल्यूटेड EPS आसान है,
आसान है, सिर्फ कल का लेक्चर लगेगा, हम इसके अब MCQ, इसकी थ्योरी, इसके अंदर जो कुछ भी है इंशाल्लाह उसको हम, हाँ नहीं आप नहीं पढ़ के आओ, जब मैं पूरी बात कर लूँगा तो फिर मैं होमवर्क दूंगा। फिलहाल आपको जो कहा है वो पढ़ के आना है आपने, ठीक है। 39 क्वेश्चन होमवर्क में करना है और उसके बाद आपने अगले शेयर्स को, वारंट्स को फिलहाल आपने छोड़ देना है, शेयर ऑप्शन जिसको कहते हैं, ठीक है, उसको फिलहाल पेंडिंग कर दें और थ्योरी आपने सारी पढ़ के आ जानी है, ठीक है। बल्कि एग्जाम्पल 40 के अलावा और ये वारंट्स के अलावा सारे चैप्टर को एक दफ़ा पढ़ लेना है, जो जो क्वेश्चंस हों उनको निकाल के लेके आना है। कल इंशाल्लाह हम पास पेपर 1 की डिस्कशन कर लेंगे, मैं ज़रूरी समझा तो, ठीक है, वरना पास पेपर 1 हमारे पास चेंज्ड ऑलरेडी मौजूद है हमारे सिलेबस के हिसाब से, वो हमने कर लिया हुआ है। जी बिल्कुल कर दूंगा, हैंड आउट मिल जाएगा, सवाल करवा दिया है ना, अभी मैंने वो असल में फाइनल नहीं किया, वो सेमीफाइनल से ही है, ठीक है, उसके अंदर होमवर्क नहीं डाला हुआ, कोई ऊपर सुर्खी पाउडर रहता है, ठीक है ना, तो ये सारे काम इंशाल्लाह हो जाएंगे, कोई मसला नहीं है। तो अगर ज़रूरत महसूस करूँगा वो आना ही आना है आपके पास। प्लीज़ बात सुन लें, प्लीज़ खामोश रहें 2 मिनट, भाई 2 मिनट खामोश रहें, वो आपके पास हैंड आउट आना ही आना है, ठीक है। उसके अलावा अगर पास पेपर 1 करना है या नहीं करना ये मैं कल बता दूंगा। कल हम डाइल्यूशन को भी इंशाल्लाह कंक्लूड कर लेंगे और होपफुली काफ़ी हद तक इस टॉपिक को कंक्लूड कर लेंगे, जो कमी बेशी रहेगी तो फिर परसों का दिन तो है ही, ठीक है। इसके बाद हमारा सिर्फ रेशोज़ का, बाकी रेशोज़ जो होती हैं, ठीक है, उनका टॉपिक रह गया जो 5 से 6 दिन लिया करता है वैसे, लेकिन आपको पता है बहुत सारी चीज़ें हमारी छोटी छोटी पेंडिंग मौजूद हैं, ठीक है। तो जो मैंने आपको अराउंड 105 लेक्चर्स कहे हैं उसके करीब हमने जाना है, ये मत समझना कि बस अब आगे तो 100 के ऊपर काम खत्म हो जाएगा। जो आखिरी 3, 4, 5 लेक्चर्स बचेंगे वो हमारे सिलेबस का हिस्सा होगा, जब तक मैं कह ना दूँ, रिवीजन नहीं है वो। हम हर टॉपिक को पकड़ेंगे, जो चीज़ें उसमें से रही हुई हैं हमने वो करनी है, जो मुझे लगेगा कि पर्चे में ऐसी बात नहीं हुई, ये टेस्ट हो सकती है, वो बातें हमने करनी है, बस उसको तोड़ के कर लेना है। तो इसलिए ये सिलेबस ख़त्म तभी होगा जिस दिन मैं आपको कहूँगा, और यकीन माने मुझे आपसे ज़्यादा जल्दी होगी ख़त्म करने की, लेकिन मतलब ये थोड़ा ही कि सारा सेशन ज़ाया कर दें आप लोग 1, 2, 3 दिन की वजह से, ठीक है ना। तो जब तक मैं कहूँगा नहीं तब तक आपने साथ ही रहना है, ज़िंदगी रही तो कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।